चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का एक बार फिर से जुड़ने के लिए हमारे साथ। आज की क्लास स्पेशल है। ये क्लास स्पेशल ये है कि ये क्लास आपकी 9th के लिए, 10th के लिए और 11th के लिए, तीनों के लिए मैं एक कॉमन लेक्चर तैयार कर रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का है ना, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1। 9th और 10th वाले आप लोग पार्ट 1 ही देखना। इसके बाद एक लेक्चर आएगी पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 में मैं कुछ आगे की चीज़ें जो ट्रिग्नोमेट्रिकल कंसेप्ट पर है, कुछ आगे की चीज़ें मैं थोड़ी सी एक्सटेंड करूँगा, है ना। तो ज़रा ध्यान दीजिए, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ क्या है हमारा। आज की क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की। तो ध्यान दीजिए आज की क्लास में स्पेशल क्या है, तो देखिएगा। अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं ख़ुद को एक राइट एंगल ट्राइंगल से। ओके, तो चलिए यहाँ पर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, देखिए यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लोगों ने कंसिडर कर लिया। मान लीजिए इस ट्राइंगल को हम लोगों ने ABC से मार्क कर दिया। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि इस राइट एंगल ट्राइंगल के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। ये जो 3 साइड्स हैं, ये 3 साइड्स हमारी एक स्पेशल नाम से जानी जाती है। एक साइड हमारी है, ये साइड हमारी क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूस, है ना। तो हाइपोटेन्यूस के बारे में बिना किसी डाउट के हम लोग कहते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड होती है ना, ये लॉन्गेस्ट साइड ही आपकी हाइपोटेन्यूस कहलाती है। तो फर्स्ट साइड तो हम लोगों की हाइपोटेन्यूस है, जिसके बारे में हम लोग समझ रहे हैं कि हाइपोटेन्यूस है क्या। अगर मैं सेकंड साइड की बात करूंगा तो एक साइड हमारी बेस हो जाएगी और थर्ड साइड हमारी क्या हो जाएगी। थर्ड साइड की बात करते हैं तो ये हमारी परपेंडिकुलर हो जाती है ना। इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल के 3 साइड के स्पेसिफिक नेम है, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर एंड बेस। हाइपोटेन्यूस की पहचान तो बहुत ही आसान है, हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं कि जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हमारी हाइपोटेन्यूस है। जैसे ये जो ट्रायंगल दिए गए हैं, ट्रायंगल में अगर आप लॉन्गेस्ट साइड की बात कीजिएगा तो ये AC है, जो कि हमारी हाइपोटेन्यूस हो गई। बच गई AB और BC। ये AB और BC में परपेंडिकुलर कौन सी साइड होती है और इस AB और BC में बेस कौन सी साइड होती है, ये किस बात पर डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है कि हम लोग कौन से एंगल की बात कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग एंगल C की बात कर रहे हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, एंगल C की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ फॉर एंगल C। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो 2 एक्यूट एंगल बन रहे हैं ना, इस 2 एक्यूट एंगल के फॉर्मेशन में एक हाइपोटेन्यूस इन्वॉल्व है और दूसरी कोई साइड इन्वॉल्व है। तो एक साइड तो पक्का पता है कि वो हाइपोटेन्यूस है, तो ये जो दूसरी साइड इन्वॉल्व होती है ना, इस पर ध्यान दीजिए। एंगल जिस साइड पर बनेगा वो साइड बेस कहलाएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एंगल जिस साइड पर बनेगा वो साइड बेस कहलाएगा। तो अगर आप एंगल C की बात कीजिएगा ना, तो इस एंगल C के लिए बेस हमारा हो जाएगा BC। तो बता दीजिए बच क्या गया हमारे पास, परपेंडिकुलर। तो अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूंगा तो परपेंडिकुलर हमारा AB हो गया। दूसरे लैंग्वेज में इस परपेंडिकुलर को हम लोग कभी कभी ऑल्टीट्यूड के नाम से भी जानते हैं, तो ये हमारा AB हो जाएगा। लेकिन चलिए अगर एंगल मैंने बदल दिया तो अब क्या होगा। मान लीजिए एंगल A की बात कर लेते हैं, फॉर एंगल A। तो जैसे ही आपने एंगल A की बात की, तो ये बताइए एंगल A आपकी कौन सी साइड पर बनी है। एक तो हाइपोटेन्यूस है, दूसरी AB है। तो मैंने अभी बताया ना कि एंगल जिस साइड पर बनती है वो बेस कहलाता है। तो अब आपका A के लिए बेस हो जाएगा AB। लेकिन अगर हम लोग परपेंडिकुलर की बात करेंगे ना, तो अब इस कंडीशन में परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा BC। बात आ रही है समझ में। तो पता ये चला कि परपेंडिकुलर और बेस जो होते हैं वो हमारे फिक्स नहीं होते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि हम लोग कौन से एंगल की बात कर रहे हैं। तो हम लोग जिस एंगल की बात करते हैं उस एंगल के हिसाब से हम लोग परपेंडिकुलर और बेस को जो है ना वो डिफाइन करते हैं। ये बात क्लियर है हम लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस राइट एंगल ट्राइंगल में कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आएंगी, उस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पर हम लोग बात करेंगे। चलिए एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते। देखिए हम लोगों ने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। इस ट्राइंगल का नाम हम लोगों ने दे दिया ABC। ये एंगल हमारी कितनी हो गई, 90 डिग्री।
तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस साइड को हम लोग हाइपोटेन्यूस बोलेंगे बिना किसी डाउट के। लेकिन मान लीजिए कि अगर ये हम लोगों ने एंगल सी के लिए ये एंगल हम लोगों ने थीटा मान लिया, ओके, तो आप सभी लोगों को पता है, जो लोग नहीं जानते हैं ये ध्यान रखिए, इस साइन को हम लोग क्या पढ़ते हैं, इस साइन को थीटा पढ़ते हैं। ये थीटा एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है, स्पेशली मैं 9th वालों के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ। ये थीटा एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है और इसका यूज़ जो है वो एंगल को दिखाने के लिए किया जाता है, ओके। तो ये थीटा हम लोगों ने मान लिया। तो अब अगर आप इस ट्रायंगल की बात करोगे, इन गिवन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, तो बता दीजिए एंगल बी हमारी क्या दिखाई गई है, 90 डिग्री। यहाँ पर अगर मैं हाइपोटेन्यूस की बात करूँगा तो हाइपोटेन्यूस हमारी कौन सी साइड हो गई, AC है ना, तो हाइपोटेन्यूस हम लोगों ने AC रख दिया। अब हम लोग एंगल C की बात कर रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं फॉर एंगल C पर कौन सी एंगल है, थीटा है। तो थीटा के लिए अगर आप बात कीजिएगा तो बता दीजिए, तो बेस हमारा कौन सा साइड होगा, मैंने बताया था ना, थीटा जिस साइड पर बनता है वो बेस कहलाता है। और अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूंगा तो परपेंडिकुलर कौन सा साइड हो जाएगा, AB, जो रेस्ट साइड, जो साइड हमारा बच गया वो हमारा क्या कहलाएगा, AB कहलाएगा। ये चीज़ हो गई हमारी। अब फर्दर आइए, यहाँ पर कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ हमारे अवेलेबल हैं, तो मैं कुछ रेशियो की बात करता हूँ। पहला रेशियो जो हमारा होता है ये होता है साइन थीटा, और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो, और इसे हम लोग कहते हैं साइन ऑफ एंगल थीटा। ध्यान दीजिएगा, इसका पूरा नाम क्या हो गया, साइन ऑफ एंगल थीटा। दूसरा रेशियो जो होता है हमारा वो होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा हमारा होता है B/H। कॉस थीटा का पता है पूरा नाम क्या है, कॉस थीटा का पूरा नाम होता है कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे थर्ड रेशियो, तो थर्ड रेशियो हमारी टेन थीटा होती है। टेन थीटा हो जाएगी P/B। टेन थीटा का कंप्लीट नाम होता है टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपने टेंजेंट एक बार और सुना होगा कि ये सर्कल है और इस सर्कल को अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन टच करती हुई निकल रही है तो ये लाइन हमारी क्या कहला रही है, टेंजेंट कहला रही है। लेकिन यहाँ पर टेंजेंट से ये मतलब हम लोग नहीं समझेंगे, समझ गए ना, टेंजेंट का ये मतलब नहीं है। यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में टेंजेंट का मतलब हो गया टेन थीटा, जो कि परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो है। इसके बाद ज़रा आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ, वो क्या है, जैसे मान लीजिए कि साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा कहलाता है। कॉसेक बोले तो साइन P/H हो गया, तो कॉसेक हो जाएगा H/P, जस्ट रेसिप्रोकल हो गया। कॉसेक थीटा का पूरा नाम है ना, ये होता है हमारा कोसेकेंट ऑफ एंगल थीटा कहलाता है ना। इसके बाद अगर मैं 5 नंबर की बात करूंगा तो 5 नंबर हमारा सेक थीटा है, जो कि कॉस का रेसिप्रोकल है। बताइए, कॉस थीटा आपका B/H है, तो सेक थीटा क्या आ जाएगा, H/B आ जाएगा, और सेक थीटा का पूरा नाम हो जाएगा सेकेंड ऑफ एंगल थीटा। ये हमारा सेक थीटा का कंप्लीट नाम है। फिर इसके बाद अब आप आ जाइए, लास्ट है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा टैन का उल्टा है। टैन क्या है, P/B, कॉट थीटा आ जाएगा B/P, और कॉट थीटा का पूरा नाम होता है कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। एंगल थीटा के ये कोटेंजेंट है। तो इस तरह से आप देखिए, साइन कॉस टेन, ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम लोग बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंटली यूज़ में साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा बहुत ही फ्रीक्वेंट तरीके से यूज़ होते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूस, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और कॉट थीटा का उल्टा, कॉट थीटा जो है वो टेन थीटा का उल्टा है ना। ये मिल गया हम लोगों को। अब देखिए ज़रा, अगर मुझे लिखना होगा तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, ज़रा बताइए। तो ये जो कॉसेक थीटा है हमारा, तो ये कॉसेक थीटा साइन का ही ना रेसिप्रोकल है, तो आप इसको दूसरे लैंग्वेज में 1/sin थीटा भी लिख सकते हैं। सेक थीटा
कॉस का रेसिप्रोकल है तो दूसरे लैंग्वेज में 1/cos थीटा भी लिख सकते हैं। कॉट थीटा tan का रेसिप्रोकल है तो दूसरे लैंग्वेज में आप 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है, चीज़ तो यही आ जाएगी हमारी, है ना। तो उम्मीद है ये बेसिक इंट्रो जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का लिया है, ये बेसिक इंट्रो हम लोगों को याद हो गया होगा। और ये फार्मूला हमेशा याद रखना, साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, tan थीटा P/B। ये 3 फार्मूला बहुत ही काम का है। तो इसको याद रखने का एक ट्रिक भी है। वो ट्रिक क्या है मैं आपको बता दूं। हाँ देखिए, मैं आपसे ये बात कर रहा था कि इसको याद रखना, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा को याद रखना बड़ा ही आसान है। कैसे याद रखते हैं मैं बता रहा हूँ, मैं लिखने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है। पंडित भोला प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है ना, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। अब बताओ यहाँ पर P/H, ये जो P/H आपको नज़र आ रहा है ये साइन थीटा के लिए नज़र आ रहा है। तो यहाँ से S स्टैंड्स फॉर साइन, तो साइन के लिए P/H आ गया। अगर आप B/H की बात करोगे तो ये B/H कॉस के लिए नज़र आ रहा है, तो C स्टैंड्स फॉर कॉस। एंड अगर मैं P/B की बात करूँगा तो P/B आपको tan के लिए नज़र आ रहा है, और यहाँ से T स्टैंड फॉर tan। याद हो गया ना आपको, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तौल। इट मीन साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H, tan थीटा इज इक्वल टू P/B। कितनी आसानी से याद हो गया हम लोगों को। अच्छा एक और बात पता है, मैं बताता। देखिए मैं ये कह रहा था ना, यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला है। इस फार्मूले को याद रखने के लिए हम लोगों ने एक बहुत ही मज़ेदार सेंटेंस की मदद ली, और वो मज़ेदार सेंटेंस है हमारा, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। अगर ये सेंटेंस हमें याद हो गया तो मतलब साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का फॉर्मूला याद हो गया। तो बहुत सारी ऐसी रिजल्ट्स आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री में याद कराई जाएगी जो इस तरह के कुछ मतलब वर्ड्स के कॉन्फ़िगरेशन पर या कुछ स्पेशल सेंटेंस के फॉर्म में हम लोगों को याद कराई जाएगी। ऐसी जो स्पेशल सेंटेंस होती है जिसकी मदद से हम लोग किसी फॉर्मूले को, किसी रूल को याद रखते हैं, उसे पता है, उसे निमोनिक कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? निमोनिक। ज़रा स्पेलिंग देख लीजिए, है तो इंग्लिश का वर्ड, फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास में बहुत कम मास्टर ये सब चीज़ें बताते हैं, लेकिन ध्यान से रखिएगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं? निमोनिक कहते हैं। और निमोनिक हुआ क्या? वैसा वर्ड, वैसा सेंटेंस या वैसा रिदम जिसमें हम लोग किसी रूल को फटाफट आसानी से याद रख सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? निमोनिक कहते हैं। पता चल गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही मज़ेदार चीज़ हम लोग सीख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हम लोगों ने 6 तरह के देखे हैं। चलिए एक मामूली सा क्वेश्चन बना लेते हैं। ऐसा करते हैं, पहले क्वेश्चन हम लिख देते हैं। देखिए एक मामूली सा क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने ले लिया है कि अगर साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है तो आपको दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू निकालनी है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए सॉल्यूशन दिया, क्वेश्चन क्या दिया गया है? साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 दिया गया है ना। अब बताइए तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, याद है? P/H। अभी देख लो मैंने लिखा था ना, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। तो साइन थीटा क्या आ गया? P/H। लिख दीजिए यहाँ से P/H इज इक्वल टू 3/5। अब एक काम करते हैं हम लोग, मान लीजिए परपेंडिकुलर को अगर 3 के मान लिया और हाइपोटेन्यूस को 5 के मान लिया, तो P/H तो आपका वैसे भी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? P/H 3/5 ही आएगा। अब आपको बेस निकालना है, किसकी? राइट एंगल ट्रायंगल की, और वो कैरेक्टरिस्टिक हमारी पाइथागोरस थ्योरम में मिलती है ना। तो ज़रा पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम लोग बात करेंगे तो मैं यहाँ से लिखता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो यहाँ से स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ। ये स्टेटमेंट क्या है? देखिए किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, मान लीजिए अगर ये थीटा है तो ये हाइपोटेन्यूस कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा, ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप बात कीजिएगा ना,
तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये हमारा होता है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो अब बताइए यहाँ पर P आपको पता है, H पता है, बेस नहीं ना मालूम है। तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिएगा तो आप इतना ही लिखिएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब बताइए P की वैल्यू क्या है, 3k स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू बी स्क्वायर और H की वैल्यू क्या लिखिएगा, 5k स्क्वायर लिखिएगा। अब बताइए 3k स्क्वायर बोले तो क्या आ गया, 9k स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर, इतने मिल जाएंगे हम लोगों को, है ना। अगर बेस का स्क्वायर लिखिएगा तो ये क्या आ जाएगा, 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। अगर आप बेस का स्क्वायर की बात करोगे तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे, 16k स्क्वायर। तो यहाँ से बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4k। तो हम लोगों को बेस पता चल गया कि बेस हमारा 4k है। आपको बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अब पता करने हैं। साइन थीटा हमारा सिर्फ दिया हुआ था, कॉस थीटा निकालिए। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई एच होता है। तो अगर मैं बी बाई एच के हिसाब से बात करूँगा तो बेस आ गया 4k और एच है 5k, के और के कैंसिल करा दीजिए तो कितने आ गए, 4/5 आ गए। कॉस थीटा के बाद अगर मैं टेन थीटा की बात करूँगा तो टेन थीटा होते हैं p बाई बी। p कितने हैं, 3k और बेस कितने आ गए, 4k, के और के कैंसिल करा दीजिए तो ये 3/4 आ जाएंगे। कॉट टेन थीटा के बाद फिर हमारा कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा क्या आ जाएगा, h/p आ जाएगा। तो अगर मैं हाइपोटेन्यूस की बात करूंगा तो हाइपोटेन्यूस 5k हैं और p कितने हैं, 3k, के और के हटा दीजिए तो ये कितने आ गए, 5/3 आ गए। कोसेक के बात कीजिएगा तो सेक थीटा आपको क्या आ जाएंगे, h/b आ जाएंगे। h की वैल्यू क्या है, 5k, b की वैल्यू क्या है, 4k, के और के कैंसिल कर दीजिए तो ये क्या आ गए, 5/4 आ गए। फिर लास्ट में आप आ जाइए कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, b/p। b की वैल्यू 4k और p की वैल्यू 3k, के और के कैंसिल तो आंसर क्या आ जाएगा, 4/3। बताइए, सिर्फ साइन थीटा दिया हुआ था और हम लोगों ने बाकी का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आसानी से लिख डाला। ये हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। ओके, अब ज़रा समझिएगा नेक्स्ट चीज़ जो मैं समझाने जा रहा हूँ, नोट करके मैं लिखता हूँ, है ना, नोट करके ध्यान दीजिए। अगर मान लिया जाए कि साइन थीटा जो है ना, साइन थीटा 3/5 है, सपोज ऐसा लिखा मैंने, तो पता है यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा के स्क्वायर को ही साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। तो बताइए ये 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 9/25 आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपको कॉस थीटा कितने दिए गए हैं, 4/5, तो अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिखता हूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा का क्या मतलब हो गया, कॉस थीटा का स्क्वायर बोले तो 4/5 का स्क्वायर, ये कितने आ गए, 16/25 आ गए। इसी तरह से अगर टेन थीटा है और टेन थीटा 3/4 दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर मुझे लिखना होगा टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा का क्या मतलब समझेंगे आप, टेन थीटा का स्क्वायर इट मीन्स 3/4 का स्क्वायर, तो आपका कितना आ जाएगा, 9/16। सिर्फ ऐसा ही नहीं, किसी भी जगह पर जैसे मान लीजिए कि अगर ये साइन क्यूब थीटा है तो साइन क्यूब थीटा हमारा क्या आ जाएगा, साइन थीटा का क्यूब आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये कॉस 5 थीटा दिया गया है तो कॉस 5 थीटा का मतलब क्या आ गया, कॉस थीटा पर पावर 5 आ गया। अगर मान लो ये साइन 2/3 थीटा दिया गया है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, साइन थीटा पर पावर 2/3। तो उम्मीद है आपको ये रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया होगा कि ये रिप्रेजेंटेशन एक्चुअल में होता क्या है, समझ गए ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये तो बहुत ही एलिमेंट्री चीज़ें थी, आपको मैंने साइन कॉस सब चीज़ें सिखा दी हैं कि होता क्या है इस तरह से। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक सिचुएशन हमारा दिखा दिया गया है ना। इस सिचुएशन में आप देख रहे होंगे कि परपेंडिकुलर और बेस, मतलब दो परपेंडिकुलर साइड में, एक साइड 6 मीटर है दूसरी 8 मीटर है।
तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिएगा तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद ये वाली साइड आपकी 10 मीटर मिल जाएगी। आप अप्लाई कर कर देख सकते हैं ना। पाइथागोरस थ्योरम से आपका रिजल्ट क्या आता है आप बताइए। तो अगर आप हाइपोटेन्यूस लिखना चाहते हैं तो हाइपोटेन्यूस हमारा क्या मिल जाएगा, हाइपोटेन्यूस AC है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आता है ना। तो AB कितने आ गए, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, बताइए 36 प्लस 64, ये कितने आ गए, 100 आ गए। इसका मतलब है AC स्क्वायर आपका 100 है, तो AC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √100। तो इट मीन्स AC इज इक्वल टू 10 मीटर, जो हमारा आया है यहाँ पर, है ना। अब आपको इस क्वेश्चन के लिए पता क्या करना है। मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कह रहा है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको sin A मल्टीप्लाइड बाई tan C पता करना है। ये क्या होगा, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, एक तरफ sin A है और दूसरी तरफ tan C है ना। सॉल्व करते हैं। अगर मैं sin A की बात करूँगा और यहाँ से tan C की बात करूँगा, तो ये बताओ, जब आप sin A की बात करोगे तो A एंगल पर फोकस करना। तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, अगर मैं यहाँ से बात करूँगा तो एंगल A की बात कीजिएगा, तो A के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, और BC की वैल्यू है 8 मीटर, और इसी A के लिए बेस हो जाएगा AB, और AB की वैल्यू है 6 मीटर। लेकिन अगर आप एंगल C की बात कीजिएगा तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा कितना, 6 मीटर, लेकिन बेस की बात कीजिएगा तो बेस हो जाएगा 8 मीटर। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। साइन A मतलब एंगल A की बात हो रही है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है ना साइन का, तो A के लिए परपेंडिकुलर हो गया 8 और हाइपोटेन्यूस हो गया 10। tan C की बात हो रही है तो tan C इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर है 6 और बेस है 8। 8 और 8 कैंसिल कर दीजिए तो 6/10 2 3 6 2 5 10, ये कितने आ जाएंगे 3/5। तो हमारा एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, sin A इंटू tan C इज इक्वल टू 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है, इट मीन्स cos स्क्वायर C मल्टीप्लाइड बाई tan C प्लस मान लिया जाए कि sec A मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ से मैंने cot स्क्वायर C समथिंग कुछ इस टाइप से ले लिया है ना। अब इसको हम लोगों को पता करना है क्या होगा, तो ध्यान से समझिएगा कि इसकी सॉल्यूशन को किस तरह से लिखा जाएगा। cos स्क्वायर C, तो बताइए तो cos बराबर क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो C के लिए बेस कौन है, C के लिए बेस है 8 और हाइपोटेन्यूस कौन है 10, स्क्वायर लगा हुआ तो 8/10 का स्क्वायर कर दीजिए। tan C के लिए परपेंडिकुलर कौन है 6 और बेस कौन हो गया हमारा 8, ये मैंने लिख दिया, प्लस आगे क्या लिखा हुआ, आगे की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से sec A है ना, तो एंगल A के लिए सबसे पहले तो आप sec लिखिए, तो sec इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूस बाई बेस होता है, तो आप sec के लिए लिखिएगा तो हाइपोटेन्यूस बाई बेस। अब बताइए एंगल A के लिए बेस कौन है AB और हाइपोटेन्यूस है 10, तो ये हमारा sec A का वैल्यू आ जाएगा 10/6 इंटू cot स्क्वायर C। तो अगर मैं cot की बात करूँगा तो cot होता है B/P, तो C के लिए बेस हो गया 8 और परपेंडिकुलर हो गया 6, तो 8/6 का स्क्वायर, इतना लिखना आप। अब बताओ 8/10 से अगर मैं बात करूँगा तो 2 4 8 2 5 10 4 4 16 5 5 25 इंटू 6/8 मिल गए, प्लस यहाँ से 2 5 10 2 3 6 है ना, 2 4 8 2 3 6, तो ये कितने मिल गए 5/3 इंटू 16/9, इतने मिल गए। अब 16 इंटू 6 ये कितने आ जाएंगे 216। एक सेकंड गड़बड़ हो गया, मैं लिख देता हूँ। 16 इंटू 6 96, 25 इंटू 8 200, प्लस 16 इंटू 5 80, 9 इंटू 3 27, इतने आ जाएंगे ना हमारे। अब इसको हम लोगों को सॉल्व कर कर लिख देना है, जो भी आएगा हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। जैसे 27 और 200 की बात करेंगे तो एलसीएम कितने आ जाएंगे 5400 आ जाएंगे, है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, एलसीएम यहाँ से लिख देते हैं 5400। अब फिर नंबर को सॉल्व करना है, तो नंबर कितने आ जाएंगे 96 इंटू 27 है ना,
96 इंटू 27 2592 आ गए, 2592 लिखिए, प्लस 80 इंटू 200 आ जाएंगे ना, 80 इंटू 200 ये 16,000 आ गए। तो यहाँ से 16,000 लिख दीजिए, इसमें हम लोगों को ऐड करना है 2592, तो ये 18,592 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 5400 समथिंग, इतना हम लोग लिख सकते हैं, है ना। 18,592 डिवाइडेड बाई 5400, बाकी इसको सिंप्लीफाई कर लिख लीजिएगा, जितना सिंप्लीफाई कर लिखिएगा वो हमारा आंसर हो। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग उस सिचुएशन में जिस सिचुएशन में कुछ ट्रिग्नोमेट्री की इम्पॉर्टेंट बेसिक रिजल्ट्स के बारे में आइडिया ले सकते हैं। वो इम्पॉर्टेंट बेसिक रिजल्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहली रिजल्ट अगर मैं बात करूँगा तो ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा हमारा क्या होता है 1 होता है ना। अब जैसे मान लिया जाए कि मैं बात करूँगा साइन थीटा की और फिर मैं बात करूंगा कॉसेक थीटा की, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आप आ जाओ। मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों ने यहाँ पर ही कंसिडर कर लिया, आपको दिख रहा होगा, और इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ओके ज़रा ध्यान दीजिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग सपोज़ यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं ओके। और इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अगर मैं बात करूंगा तो इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया। अब बताइए इस थीटा के लिए ये तो हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है ओके। अगर मैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की बात करता हूँ तो ज़रा आप आ जाइए इस राइट एंगल ट्रायंगल में, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉसेक थीटा। अब बताइए साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच हो जाएगा और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी हो जाएगा, क्योंकि ये साइन का जस्ट रेसिप्रोकल है। तो एच एच कैंसिल कर देना, पी पी कैंसिल कर देना, तो ये क्या आ गया 1 आ गया। तो जब ये 1 आ गया तो हमारे पास आराम से ये रिस्पॉन्स मिल गया ना कि साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉसेक थीटा इज़ इक्वल टू क्या होते हैं 1 होते हैं। चलिए ये तो एक रिस्पॉन्स हम लोगों को मिला जो कि बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है हमारे पास। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या हो गया, मान लीजिए इसी पैटर्न से अगर हम लोग चलेंगे ना तो कॉस थीटा और सेक थीटा को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी रिज़ल्ट आपका 1 मिलेगा। और तीसरे में अगर मान लिया जाए कि हम लोगों ने टैन थीटा के साथ कॉट थीटा की मल्टीप्लिकेशन कर दी तो भी रिज़ल्ट हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये 3 रिज़ल्ट आपस में मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट आइए 4th रिज़ल्ट, मान लीजिए कि आपको टैन थीटा लिखना है, तो टैन थीटा लिखने के लिए आप साइन थीटा बाई कॉस थीटा का यूज़ कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा मैं आपको बता दूँ, ध्यान दीजिएगा। बताइए RHS ले लेते हैं हम लोग, RHS है ना। तो ये बताइए साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या है कॉस थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होता है और कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच होता है। तो जब ये हम लोगों को मिल गए तो बताइए एच और एच आप कैंसिल नहीं करोगे, तो एच और एच अगर जैसे ही हम लोगों ने कैंसिल कर दिया तो ये हम लोगों को पी बाई बी मिल गया। बताइए पी बाई बी आपका किसका फॉर्मूला होता है, टैन थीटा का होता है ना। अगर हमसे कोई पूछेगा पी बाई बी किसका फॉर्मूला है तो टैन थीटा का। तो इस तरह से आपको एक इक्वेशन सेट हो जाएगा टैन थीटा। टैन थीटा अगर लिखना होगा तो हम लोग टैन थीटा को किस में लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा के टर्म में भी लिख सकते हैं। ये हमारा टैन थीटा आ जाएगा, है ना। अब इसी से मिलता जुलता टर्म हमारे पास एक और आ जाएगा, वो क्या है मैं आपको बताऊं। 5th नंबर, मान लीजिए कि आपको कॉट थीटा लिखना है, तो कॉट थीटा लिखना है तो कॉस थीटा बाई आप क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, ये कॉट थीटा आ जाएगा। चलिए 6 नंबर की बात कीजिए। 6 नंबर है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ये रिज़ल्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एकदम याद रखना हम सभी लोगों को। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चलिए कैसे प्रूफ किया जाएगा, तो मान लीजिए कि भाई एक राइट एंगल ट्राइंगल ही हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, जो इस टाइप का हम लोग ट्राइंगल कंसिडर करते आए हैं, है ना। और इस ट्राइंगल में मान लीजिए ये एंगल थीटा है, ये हाइपोटेन्यूस हो गए थीटा के लिए, ये बेस हो गए, ये परपेंडिकुलर हो गए। LHS की बात कर लीजिए तो LHS आपके कितने दिए गए हैं, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बताइए साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होता है ना, तो यहाँ से अगर मैं लिखूँगा तो ये कितने आ जाएंगे, पी बाई एच के स्क्वायर, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच के स्क्वायर। तो अब अगर मैं बात करूँगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। यहाँ से ये एच स्क्वायर आ गए और ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब बताओ पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम लोग बात करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या रिजल्ट देता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है ना। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोगों ने लिख दिया। तो अब अगर ऐसा है हमारे पास तो बताइए, जब बात साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पर आएगी तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर लिखिएगा एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और बताइए ये कैंसिलेशन होगा। कैंसिलेशन होने के बाद ये कितना रिजल्ट देने वाला है, ये तो 1 ही रिजल्ट देने वाला है। तो इस तरह से हमारे पास क्या रिस्पॉन्स मिल गए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 रिस्पॉन्स हमारे पास मिल जाता है ना। अब इसको आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों को इसे जो है ना एक शेप ही देना है, इस रिज़ल्ट को एक शेप ही देना, ओके। एक सेकंड, इस रिज़ल्ट को हम लोगों को क्या करना है, एक शेप देना है, ध्यान दीजिएगा। नोट, अब ज़रा ध्यान देना क्या है, हम लोग तो ये जान चुके ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। अब बताइए तो अगर यहाँ से अगर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो क्या ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिखाएगा। अब बताइए कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब मैंने क्या बताया था, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब मैंने स्क्वायर ही ना बताया था कि ये कॉस थीटा का स्क्वायर होता है और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब यहाँ से आपको कॉस थीटा लिखना होगा तो क्या ये कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं आप। तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से कॉस थीटा को हम लोग ऐसा इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। तो आपको तो लग रहा होगा कि हाँ इसे तो आराम से लिख सकते हैं हम लोग। अगर इसी पैटर्न पे हम लोग साइन थीटा की बात करते हैं तो साइन थीटा को अभी आप लिख सकते हैं कैसे। तो अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 मालूम है तो बता दीजिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे ना। इतना हम लोग लिख सकते हैं। एक सेकंड, एक बार रिज़ल्ट मैं फिर से लिख दूं, इसको मैं हटाता हूं, ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से लिख रहा हूं। रिज़ल्ट है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की बात करूंगा तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो बताइए तो ये साइन थीटा आपको कितने मिल जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोगों को एक फार्मूला याद है तो उससे हम लोग तो कई रिजल्ट अपने आप डेराइव कर सकते हैं ना। आप देखिए आपको सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 याद था, बाकी का तो आपने खुद निकाल लिया फार्मूला। ये हो गए हमारे 6 नंबर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट फार्मूले की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर में अगर मैं बात करूँगा तो 7 नंबर में आपका एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी हमारा 1 होता है ना। आपको पता है एक राइट एंगल ट्रायंगल आप कंसिडर कर लीजिए। यहाँ से इस तरह से हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर कर ली। ये एंगल की अगर बात करते हैं तो ये थीटा ले लीजिए, तो ये हाइपोटेन्यूस, ये बेस हो गए, ये परपेंडिकुलर हो गए। आपका LHS, अगर मैं LHS की बात करूँगा तो LHS कितने दिए गए हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। सेक का आप ऊपर में फॉर्मूला देखिएगा तो ये h/b है, तो h/b का स्क्वायर। टेन का फॉर्मूला देखिएगा तो ये p/b है, p/b का स्क्वायर। तो बताइए तो ये h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर मिलेगा ना। तो यहाँ से आप बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा LCM, तो ये h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आ गया। अब ज़रा मुझे बताइए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम से। अगर आप बी स्क्वायर लिखोगे तो क्या ये एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो अब यहाँ पर अगर मुझे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लिखना है
तो इसकी जगह पर बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद ये 1 आ गया। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर भी हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला प्रूफ होता है ना। अब बताइए, अगर इसी फार्मूले से मेरे को साइड रिज़ल्ट निकालना है तो क्या हम लोग नोट करके ये रिज़ल्ट नहीं लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। या नहीं तो अगर हम लोगों को लिखना है तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हम लोग लिख सकते हैं। इसी फॉर्मूले से ये 2 रिज़ल्ट आ गए हमारे, है ना। चलिए एक और रिज़ल्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट रिज़ल्ट हमारे पास क्या है। अब मान लीजिए ये नेक्स्ट रिज़ल्ट हमारे पास रिज़ल्ट नंबर 8 आ जाएंगे। तो रिज़ल्ट नंबर 8 में आइए, ये रिज़ल्ट होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और ये अब आप खुद प्रूव कर सकते हो, इसको मेरे को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत आसानी से आप खुद प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में इतने इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट हम लोगों को दिखने को मिल रहे हैं जो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए। ओके, आगे चलिए यहाँ से समझिएगा, एक बहुत ही काम की चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। किसी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है। अब जैसे मान लिया जाए कि ये राइट एंगल ट्राइंगल ABC मान लिया, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल की अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो इस ट्राइंगल में एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री दिए गए हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि लेट एंगल C इज इक्वल टू थीटा। अगर मैं एंगल C की वैल्यू थीटा मानता हूँ तो बताइए, तो अगर मैंने एंगल A को x माना, एंगल A इज इक्वल टू सपोज x हम लोगों ने कंसिडर कर लिया, तो ये बताइए ट्राइंगल के तीनों एंगल की सम कितनी होती है, 180 डिग्री होती है ना। तो अगर x को आप लिख चाहेंगे तो 180 माइनस 90 माइनस थीटा। तो इस तरह से x इज इक्वल टू क्या आएगा, 90 माइनस थीटा आ जाएगा। तो x का 90 माइनस थीटा आना इस बात की तरफ इंडिकेशन है ना कि ये हमारा थीटा और x कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं डैट इज़ एज थीटा प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारे पास रिस्पॉन्स क्या मिल जाएंगे, थीटा एंड एक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये दोनों हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। आपने बेसिक ज्योमेट्री में तो पढ़ा ही होगा कि 2 एंगल की सम 90 डिग्री, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब बताइए x की जगह पर हमारे पास क्या आ गया, 90 माइनस थीटा आ गए। अब यहाँ से इसी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिखना है, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं साइन थीटा लिखता हूँ, है ना, तो बताइए साइन थीटा इज इक्वल टू एंगल थीटा के लिए देखिएगा, एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर AB है, बेस BC है और हाइपोटेन्यूस H है। तो अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ से 2 एंगल हैं, एक है आपका थीटा और एक है हमारा 90 माइनस थीटा। अगर मैं थीटा की बात करता हूँ तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा AB और थीटा के लिए बेस हो जाएगा BC। लेकिन 90 माइनस थीटा की बात करूँगा तो 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर BC हो जाएगा और बेस हमारा हो जाएगा AB। कैसे, मैंने बताया था जो एंगल जिस साइड पर बनती है वो साइड आपका बेस कहलाता है और दूसरा साइड आपका परपेंडिकुलर कहलाता है ना। तो अब बताइए, तो अगर मैं यहाँ से साइन थीटा लिखूँगा तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया, AB हो गया, और बेस कौन, हाइपोटेन्यूस कौन हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूस तो कॉमन है। यहाँ भी अगर H की बात कीजिएगा तो ये AC है, यहाँ भी H की बात कीजिएगा तो ये AC है, ये हमारा हाइपोटेन्यूस आ गया। तो साइन थीटा इतने मिल गए। अब इसके बाद अगर मैं कॉस थीटा की बात करता हूँ, है ना, तो कॉस थीटा कितने आते हैं, B/H। बताइए थीटा के लिए बेस कौन हो गया, BC, और H कौन हो गया, AC। फिर आप टेन थीटा पर आ जाओ, टेन थीटा के लिए क्या होता है, P/B। थीटा के लिए परपेंडिकुलर हो गए AB और बेस हो गए BC, सब साइड में मैंने लिख दिया है। टेन थीटा के बाद फिर अब आप आ जाइए कोसेक थीटा पर, है ना।
तो यहाँ से मैं कोसेक थीटा की बात करता हूँ। कोसेक थीटा क्या होता है, h/p होता है ना साइन का रेसिप्रोकल, तो इसको आप AC/AB लिख दीजिए। कोसेक थीटा के बाद फिर सेक थीटा की बात कीजिए, ये h/b आ गया, तो h हमारा AC है। और बेस की बात करेंगे तो बेस हमारा क्या आ जाएगा, BC। एंड लास्ट में आप कॉट थीटा की बात कीजिएगा तो ये B/p, बेस आपका क्या आ गया, BC, और परपेंडिकुलर हमारा आ गया AB। इतने आ गए, ये सारी चीज़ें हम लोगों को दिख गई। साइन से लेकर कॉट तक हम लोगों ने 6 का 6 रेशियो डील कर लिया। अब इसके बाद बारी आती है 90 माइनस थीटा के रेशियो की डील करने की, है ना। तो नाउ अब बताइए, अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा की बात करूँगा तो साइन है ना तो P/h हो जाएगा, लेकिन 90 माइनस थीटा में तो परपेंडिकुलर BC है, और अगर हाइपोटेन्यूस की बात कीजिएगा तो आपका AC है। अब आप यहाँ से देखिए BC/AC आपको यहाँ मिल रहा है जो कि कॉस थीटा है, तो यहाँ से ये आ गए कॉस थीटा। इट मीन्स कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आ गया, कॉस थीटा के इक्वल आ गया। ये एक फॉर्मूला हमारा यहाँ से निकल जाता है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट स्टेप हम लोग लेते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। तो B/h होता है ना, कॉस 90 माइनस थीटा के लिए बेस कौन है, AB, और हाइपोटेन्यूस कौन है, AC। यहाँ से देखिए 90 माइनस थीटा आपको दिख रहा होगा, तो 90 माइनस थीटा के लिए बेस AB हो गया, है ना। तो बेस लिख दीजिए AB, और हाइपोटेन्यूस क्या आ गए, AC। अब ज़रा AB की बात कीजिए, AB/AC, तो देखिए तो ये साइन थीटा यहाँ से AB/AC दिख रहा है ना, तो चलिए लिख दीजिए, ये तो हमारे पास साइन थीटा आ गए। इट मीन्स अगर हम लोग बात करेंगे कॉस 90 माइनस थीटा की, तो कॉस 90 माइनस थीटा हमारा कितना गिर जाएगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा हमारा गिरेगा साइन थीटा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा। नेक्स्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब आप आ जाइए tan 90 माइनस थीटा। बताइए tan थीटा इज इक्वल टू P/b। 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर है BC और बेस है AB, तो अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप BC/AB लिख सकते हैं। अब ज़रा देखिए, वापस यहाँ पर आइए, BC/AB कॉट थीटा आपको दिख रहा होगा, है ना, तो आप यहाँ से लिखिएगा इसको कॉट थीटा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि tan 90 माइनस थीटा जो है ये हमारा कॉट थीटा के इक्वल रिस्पॉन्ड करेगा, ये tan 90 माइनस थीटा हो गया। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिए, अगर मैं कॉट 90 माइनस थीटा की बात करूं तो ये बेस बाई परपेंडिकुलर। 90 माइनस थीटा के लिए आप बेस देखना, तो बेस आपको AB मिलेगा, परपेंडिकुलर BC मिलेगा। तो बेस आप देख लो AB और परपेंडिकुलर देख लो BC। अब ज़रा ध्यान दो, AB/BC की बात करोगे तो ऊपर में देखो, यहाँ AB/BC tan थीटा है, तो अब आप लिख देना यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, tan थीटा। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि कॉट 90 माइनस थीटा की बात करोगे तो ये हमारे पास कितने मिल जाएंगे, तो ये हमारे पास tan थीटा मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आइए, कॉट के बाद वापस आते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा। तो कोसेक तो साइन का रिवर्स, तो h/p लिख दीजिए। 90 माइनस थीटा के लिए h क्या है, AC, और p क्या है, BC। तो आप यहाँ से लिखिएगा AC/BC, है ना। अब आप ज़रा ध्यान दीजिए, AC/BC कहीं पर खोजिए तो AC/BC ये नज़र आया, तो हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा। तो कोसेक 90 माइनस थीटा ये क्या आ गए, सेक थीटा आ गए, है ना। तो हमारे पास ये फॉर्मूले बन गए, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। यहाँ से हम लोग इसको हाईलाइट कर सकते हैं, ये कर दिया। नेक्स्ट आइए, सेक 90 माइनस थीटा, सेक इज इक्वल टू h/b लिखिएगा। अब बताइए 90 माइनस थीटा के लिए h AC है और बेस AB है, तो आप इसको लिख सकते हो AC/AB। अब ज़रा ढूंढना, तो AC/AB कहीं पर है, तो आपको यहाँ पर AC/AB दिख रहा है ना, जो कि कोसेक थीटा है। तो आप यहाँ से इसको क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कोसेक थीटा। तो बता दो सेक
90 माइनस थीटा, ये सेक 90 माइनस थीटा कितने आ गए, ये आ गए कोसेक थीटा। तो ये हमारा सेम चीज़ है जो यहाँ पर हम लोगों ने देखा। 6 फॉर्मूले आपको दिख रहे होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। अभी आप सीखते चले जाओ, सारा फार्मूला से इंट्रोड्यूस हो जाओ कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या फार्मूला हमारा आने वाला है ना। जब एक बार सारी चीज़ों से हम लोग फैमिलियर हो जाते हैं ना, तो फिर हमारे लिए रिज़ल्ट समझना बड़ा ही आसान हो जाता है। आगे जैसे जैसे यूज़ बढ़ेगा तो हम लोग रिज़ल्ट को समझने लगेंगे। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आते हैं। 10 से 15 मिनट और लगेगा, मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन को डील कर देता हूँ। यहाँ से समझिएगा नेक्स्ट सेक्शन क्या है हमारे पास। देखिए अगली सेक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल। इसमें हम लोग कुछ पर्टिकुलर एंगल, कुछ खास एंगल के को लेकर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो डील करेंगे। इसमें पहला जो लेक्चर है हमारा, तो फर्स्ट हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हम लोग की ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की बात कर लेते हैं। अब यहाँ से मान लीजिए अगर मेरे को 30 डिग्री बनाना है तो हम लोग एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ से ड्रॉ कर दिया, आप देख सकते हैं ये हमारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ हो गया ABC, ठीक है। अगर आप इक्विलैटरल ट्रायंगल की खासियत की बात कीजिएगा तो ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। और अगर मैं लिखता हूँ तो AB इज़ इक्वल टू BC इज़ इक्वल टू AC, ये तीनों साइड आपके इक्वल हैं और ये साइड मैंने A मान लिया। और ट्रायंगल हमारी कौन सी आ गई है, ट्रायंगल आ गई है इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC जो हमारा है ना। अब आप एक काम करो, अब आप A से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो ऑपोजिट साइड पर। तो यहाँ से हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया AD। तो अब क्या होगा, आप जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो ये ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। तो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ A है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ कितनी आ जाएगी, A/2। और AB की लेंथ आपको पता है A दी गई है ना। तो चलिए एक और ट्रायंगल मैं कट करके यहाँ से देखने की कोशिश करता हूँ, ज़रा देखिएगा आप भी कि यहाँ से ये एक ट्रायंगल मैं मान रहा हूँ, दिख गया। तो यहाँ से इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूँ तो ज़रा बताइएगा, ये वाली जो साइड है हमारी, ये वाली साइड कितनी है, A/2। ये साइड आपकी A है, तो क्या जो रेस्ट साइड बची है AD आप नहीं निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। आप जानते हैं ना AD² प्लस BD², ये किसके इक्वल होता है, AB² के हाइपोटेन्यूज के। तो AD ही तो नहीं मालूम है भाई, AD² इज इक्वल टू AB तो A है, और BD अगर लिखिएगा तो ये A/2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो बताइए AD² इज इक्वल टू A² माइनस A²/4 लिख सकते हैं। अब बताइए AD² इज इक्वल टू 4A² माइनस A²/4। तो इट मीन्स AD² इज इक्वल टू 3A²/4। अब यहाँ से अगर आप AD लिखोगे तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये 3A²/4 आ गए। तो हेंस AD इज इक्वल टू क्या आ जाएंगे, √3/2 इंटू A। इतने हम लोगों को AD मिल गए। चलिए जब AD मिल गया तो अगर हमसे कोई ये पूछेगा कि भैया ये एंगल तो 60 डिग्री है, तो ये वाली एंगल कितनी होगी, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो होती ही है, ये 30 डिग्री हो गया। जहाँ पर अगर मेन एंगल की बात करेंगे तो ये मेन एंगल हमारी एक एंगल ये 60 डिग्री हो गया है ना। हम लोग 30 डिग्री पर अभी फोकस करते हैं। तो मान लीजिए फॉर एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री के लिए आइए है ना, जो एंगल हमारे दिए गए हैं। तो एक काम ये किया जाए कि मैं यहाँ से जो है ना इस ट्रायंगल को कट करके निकाल रहा हूँ। ओके, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल मैं कट कर निकालता हूँ। अभी फ़िलहाल हटाया जाए, यहाँ से बढ़ते हैं हम लोग। ये मैंने ले लिया, ओके, इस तरह से। एक सेकंड,
यहाँ से आप देख सकते हैं एंगल 30 डिग्री की अगर हम लोग बात करते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों ने यहाँ पर बना दिया। 30 डिग्री के एंगल के लिए परपेंडिकुलर BD है जो कि a/2 आ गया, बेस आपका AD है जो कि √3 a/2 आ गए, और हाइपोटेन्यूस एज यूजुअल एवरग्रीन ये हमारा कितना दिया गया है, AB दिया गया है, और AB की वैल्यू हम लोगों ने A मान ली। अब मान लीजिए कि आपको साइन 30 डिग्री लिखनी है, तो बताइए तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, P/H होता है। अब आप ऊपर की वैल्यू देखिए तो P की वैल्यू a/2 है और H की वैल्यू A है, तो ऐसा हो गया। तो A और A को अगर आपने कैंसिल कर दिया तो ये 1/2 आ गए। तो इट मीन्स अगर मैं साइन 30 डिग्री की बात करूँगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1/2 है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए cos 30 डिग्री की वैल्यू की बात करते हैं, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू B/H होती है। अब आप बताइए बेस की वैल्यू क्या है, √3 × a/2, और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू A है। A से A कैंसिल कर दीजिएगा तो √3/2 आ जाएंगे। तो अगर मुझे cos 30 डिग्री की वैल्यू देनी है तो cos 30 डिग्री क्या आ जाएंगे, √3/2 आ जाएंगे, है ना, लिख दिया। तो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री के लिए अगर आपको लिखना है तो ये P/B लिख दीजिए। अब बताइए 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू a/2 है, और अगर बेस की वैल्यू की बात करेंगे तो बेस की वैल्यू √3 × a/2, A और 2 से A और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 1/√3 दिख रहे होंगे आपको, है ना। तो यहाँ से अगर मैं tan 30 डिग्री की बात करूँगा तो ये 1/√3 आ जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ से दिखा दिया। देखिए 30 डिग्री के लिए जितनी इम्पोर्टेंट एंगल है 30 डिग्री के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कौन से हो गए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। तो इसीलिए मैंने साइन 30, कॉस 30 और टैन 30 की वैल्यू को निकाल दिया आपके बीच में, है ना। नेक्स्ट आते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 30 डिग्री के बाद अब 60 डिग्री पर आ जाते हैं, सेकंड केस। तो इसी का अगर मैं सेकंड केस लूँगा तो सेकंड केस हमारा बन जाएगा आसानी से। सेकंड केस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ 60 डिग्री, तो मैं यहाँ लिखता हूँ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ 60 डिग्री। अब यहाँ जो ट्रायंगल हमने बनाया है ना, मैं इसी ट्रायंगल की बात करता हूँ ADB की, जो यहाँ पर है, आप लोग पहले भी समझ चुके हैं ना। चलिए इसी ट्रायंगल को मैं रीड्रॉ करता हूँ, एक बार रीड्रॉ कर दिया। तो अब ऐसे कंडीशन में मान लिया जाए कि ये हमारा A हो गया, ये D हो गया, ये B हो गया, ये साइड A दिए गए हैं, ये साइड आपने a/2 लाया, और ये साइड √3/2 × A लाया, और हम लोग जानते हैं ये एंगल 60 डिग्री है। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँगा 60 डिग्री के एंगल के लिए कि फॉर एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, AD आ जाएगा। AD की वैल्यू √3/2A आ जाएंगे। अगर बेस की बात करेंगे तो बेस हमारा BD है, BD की वैल्यू a/2, और हाइपोटेन्यूस की बात कीजिएगा तो AB है, AB की वैल्यू A। अब मान लीजिए हम लोगों को साइन 60 डिग्री लिखना है, तो ये क्या होता है, P/H, P की वैल्यू √3/2 × A, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू A गेट्स कैंसल्ड, तो √3/2। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा √3/2। नेक्स्ट अब आप आ जाइए, अगर मैं cos 60 डिग्री की वैल्यू की बात करता हूँ तो cos 60 डिग्री B/H। अगर आप बेस की वैल्यू की बात कीजिएगा तो बेस हमारा a/2 आ जाएगा, और हाइपोटेन्यूस A कैंसिल आ गया, 1/2 आ गए। तो cos 60 डिग्री कितने आ जाएंगे, 1/2 आ जाएंगे हमारे पास, ये मिल गए cos 60 डिग्री के बाद। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं कहाँ, tan 60 इज इक्वल टू P/B होता है। 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर है √3/2 × A, और बेस हमारे a/2 आ गए, A से A कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, है ना। तो यहाँ से अगर मैं tan 60 की वैल्यू लिखूँगा तो tan 60 इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे,
आप देख सकते हैं ये हमारा √3 आ गया tan 60 डिग्री। तो हमारे पास मिल चुके हैं, क्या मिल चुके हैं, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ 60 डिग्री के हिसाब से sin 60, cos 60, tan 60 की वैल्यू को हम लोगों ने रख दिया है ना। तो यहाँ से हम लोग मेंशन कर सकते हैं। चलो भाई 60 डिग्री की भी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट की बात चलिए ध्यान दीजिएगा। हम लोग यहाँ पर एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं। आइसोसेलेस मान लिया जाए ये एंगल 90 डिग्री है। अगर ये आइसोसेलेस है तो यहाँ पर इस साइड को ए मानिए, इस साइड को बी मानिए, तो इट मीन्स ट्रायंगल ABC। ये ट्रायंगल ABC, तो ट्रायंगल ABC हमारी हो गई आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, जिसमें अगर मैं बात करूँगा तो AB इज इक्वल टू क्या है, BC, और ये A मान लिया। तो जब मुझे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर कर AC निकालना होगा तो AC इज इक्वल टू आप अप्लाई कर देना, ये √2 आ जाएगा हमारा, ये AC आ जाएंगे। अब बताओ, क्योंकि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो रेस्ट 2 एक्यूट एंगल है ईच विल बी इक्वल टू 45 डिग्री, इतना दिखेगा। क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल की समेशन 180 डिग्री होती है, तो ये 90 है और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होनी चाहिए, है ना। तो ये इक्वल कब होगी, जब ईच एंगल आपकी 45 डिग्री होगी। चलो ठीक है, इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई। तो मालूम ये हो गया कि ये वाला साइड हम लोगों ने √2 × A कर दिया। अब जो 45 डिग्री यहाँ पर दिखाया गया है फिगर में, मतलब फॉर एन एंगल ऑफ 45 डिग्री जो मैंने यहाँ ले रखा है फिगर में। ओके, तो इस 45 के लिए अगर मैं बेस की बात करूँगा तो बेस आपका कौन सा साइड हो जाएगा, BC की वैल्यू A है। परपेंडिकुलर कौन सा साइड हो जाएगा, AB की वैल्यू भी A है। और हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू हमारे पास जो है वो AC है ना। तो हम लोग यहाँ से AC लिख सकते हैं, AC की वैल्यू √2 है। मान लो आपको sin 45 लाना है, तो sin 45 इज इक्वल टू P/H लिखिएगा, तो ये A/√2 × A रख दीजिए, तो ये कितने आ गए, 1/√2। तो इसका मतलब ये हो गया कि sin 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/√2 आ जाएगी। हम लोग यहाँ से sin 45 की वैल्यू को लिख सकते हैं। इसके बाद फिर वापस आइए, मान लीजिए कि cos 45 डिग्री की एंगल देनी है, ये B/H आ गया। तो बेस आपके A हैं और हाइपोटेन्यूस √2A है। A और A कैंसिल हो गए, 1/√2। तो यहाँ से अगर मैं cos 45 की बात करूँगा तो ये हमारे पास 1/√2 आ जाएंगे cos 45। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आते हैं tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री क्या होता है, P/B। तो परपेंडिकुलर भी A है, बेस भी A है, कैंसिल कीजिएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आसानी से tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमारे पास मिल गया। तो 3 स्पेशल एंगल की बात हम लोगों ने कर ली। वह 3 एंगल कौन कौन सी कर ली, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ओके, चलिए अब इसको एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर देते हैं फटाफट। चलिए यहाँ से ज़रा नज़र दौड़ाते हैं हम लोग। मैं साइन की बात करता हूँ। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3। ये वो वैल्यूज़ है जिसकी प्रूविंग हम लोगों ने अभी देख ली है ना। सारे ऊपर में इसकी प्रूविंग मैंने दिखाई है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, अब कुछ वैल्यू वो लिख रहे हैं जो अभी तक प्रूव नहीं किए मैंने। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। और फिर अगर मैं tan 0 डिग्री की बात करूँगा तो इसकी वैल्यू आपकी 0 होती है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 0 होती है और tan 90 अनडिफाइन होता है। ये जो साइन है, ये साइन हमारा किस चीज़ का है, अनडिफाइंड
tan 90 हमारा, जिसे हम लोग इन्फिनिटी भी कहते हैं ना। अब आपको ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा कि साइन 0 0 क्यों हो गया, cos 0 1 क्यों हो गया, tan 0 ये किस तरह से हो गए। तो चलिए 5 मिनट की एक्सप्लेनेशन है, मैं समझा दूं। जैसे मान लिया जाए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों ने यहाँ कंसिडर कर लिया, ध्यान दीजिएगा ज़रा। ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने कंसिडर कर लिया, ये एंगल आपके थीटा है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये आपने सी ले लिया है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब मान लो ज़रा मैं पॉइंट ए की ही बात करता हूँ, इस पॉइंट ए को धीरे धीरे आप बी की तरफ शिफ्ट कीजिए, है ना, बी की तरफ लाइए। तो देखिएगा, तो जब पॉइंट ए धीरे धीरे बी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो ये जो एंगल ए है, ये जिसे आप थीटा कह रहे हो, ये थीटा भी तो और छोटा और छोटा और छोटा होता चला जा रहा है ना। तो ऐसे कंडीशन में अगर एंगल थीटा की बात करेंगे, फॉर एंगल थीटा, एंगल थीटा की बात करोगे तो यहाँ पर बेस आपका क्या आ जाएगा, बी सी, परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, ए बी, और हाइपोटेन्यूस की बात करेंगे तो हाइपोटेन्यूस ए सी आ जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं लिखता हूँ, इफ़ पॉइंट ए अप्रोचेस टू बी, देखो पॉइंट ए अप्रोचेस टू बी को सिंबल में ए एरो बी, ए टेंड्स टू बी हम लोग लिख सकते हैं। तो वैसे कंडीशन में थीटा बहुत छोटा हो रहा है ना, तो थीटा छोटा हो रहा तो थीटा कहाँ तक अप्रोच कर सकता है, 0 तक अप्रोच कर सकता है। तो इसी चीज़ को मैंने दिखाया, इफ़ पॉइंट ए अप्रोचेस टू बी देन थीटा अप्रोचेस टू 0। अब मान लो थीटा 0 है, मतलब काफ़ी छोटा जब हो गया, तो ऐसे कंडीशन में तुम देखना ए पॉइंट तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा। अब है ना, ये एक नया लोकेशन हो गया, और इस नए लोकेशन से अगर आप बात कीजिएगा तो इन दिस लिमिटिंग केस, इस केस में ए बी मेज़रमेंट भी तो आपका 0 हो जाएगा। जब ए बी की तरफ ही पहुंच गया तो ए बी की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। और बताइए, तो ए सी की वैल्यू आपकी ए बी के इक्वल हो जाएगी ना, हो गई। तो अब अगर हम लोगों को साइन थीटा लिखना है तो ये तो 0 डिग्री पर है, तो अगर मैं साइन 0 की बात करूँगा तो बताओ, थीटा 0 की तरफ अप्रोच हुआ तो साइन इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो यहाँ से पी बाई एच, पी की वैल्यू है ए बी और एच की वैल्यू है ए सी। ए बी तो आपका 0 की तरफ पहुँच रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो 0 बाई ए सी, किसी भी नंबर को, 0 को आप किसी भी क्वांटिटी से डिवाइड दीजिए, 0 ही आएगा। तो हम लोगों को साइन 0 इज इक्वल टू कितने मिल गए, 0 मिल गए। नेक्स्ट आइए, cos 0 इज इक्वल टू बी बाई एच। बताइए बी कितना है, बेस, तो बेस है बी सी, हाइपोटेन्यूस है ए सी। आप ऊपर देख सकते हैं, इस लिमिटिंग केस में अगर मैं बात करूँगा तो ए सी और बी सी इक्वल है ना, ये ए बी नहीं होगा। यहाँ पर ए सी जो है वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के इक्वल हो जाएगा। अब अगर ऐसा है तो बी सी और ए सी आपस में इक्वल, तो ये और ये कैंसिल, तो cos 0 की वैल्यू 1 दिखाई दे रही होगी हम लोगों को। तो cos 0 हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 1 लिख सकते हैं। आगे बढ़िए, tan 0 की तरफ आइए, तो अब tan 0 इज इक्वल टू ये p बाई बी होता है। परपेंडिकुलर, तो बताइए यहाँ पर परपेंडिकुलर ए बी दिए गए हैं, तो आप ए बी लिख सकते हो। और बेस हमारा बी सी दिया गया है, ए बी की वैल्यू 0 को अप्रोच कर गई। तो इस तरह से अगर मैं tan 0 लिखूँगा तो tan 0 इज इक्वल टू भी क्या मिल सकते हैं हम लोगों को, tan 0 इज इक्वल टू भी 0 मिल सकते हैं, है ना। तो ये हमारा sin 0, cos 0 और tan 0 की वैल्यू आ गई। चलिए नेक्स्ट सेक्शन समझते हैं। देखिए, ये रहा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फॉर 0 डिग्री, है ना। टी आर बोले तो टी आर को आप क्या पढ़िएगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 0 डिग्री के लिए हो गया। अब आगे बढ़ें, 90 डिग्री के लिए देख लिया जाए। मान लिया जाए कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फॉर 90 डिग्री हम लोगों को समझना है, ये क्या है। चलिए एक ट्रायंगल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, है ना। तो एक ट्रायंगल हम लोगों ने यहाँ से कंसिडर कर लिया, ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो गए। इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिहाज से अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या होगा,
जैसे मान लिया जाए इस पॉइंट को ए मान लो, इस पॉइंट को बी मान लो, इस पॉइंट को सी मान लो, ये 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है। अब यहाँ पर पॉइंट सी जो है ना वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है बी की तरफ, तो इसको अगर मैं लिखूँगा एज सी टेंड्स टू बी, मतलब इसको पढ़ते हैं पॉइंट सी टेंड्स टू बी या अप्रोचेस टू बी, वॉट एवर वी वांट टू से, ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर पॉइंट सी बी की तरफ अप्रोच करेगा तो आप ज़रा थीटा पर नज़र दौड़ाना, आपका थीटा कुछ ऐसा ही ना बनेगा। बताओ तो थीटा की वैल्यू लगातार इंक्रीज करती चली जा रही है। अगर हम इस थीटा की बात करेंगे तो ये तो कंटिन्यूसली लगातार इंक्रीज कर रहा है ना, और जब सी पॉइंट एग्जैक्ट बी पर आ जाएगा तो परपेंडिकुलर बन गया हमारा। तो लिमिटिंग केस में थीटा हमारा कहाँ जाएगा, 90 डिग्री की तरफ जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन मिल गई कि थीटा हमारा 90 डिग्री की तरफ जा रहा है तो बताओ वैसे कंडीशन में अब सी की नई लोकेशन कुछ यहाँ पर है ना। तो अगर मैं बात करूँगा BC की, तो BC की वैल्यू तो ख़त्म हो जाएगी, ये ज़ीरो की तरफ अप्रोच होगी, और AC हमारा जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिटिंग केस में AB के इक्वल हो जाएगा। मतलब ये रिज़ल्ट हमारा किस कंडीशन में मिल गया, ये रिज़ल्ट हमारा लिमिटिंग केस में मिल गया। जब पॉइंट C पॉइंट B की तरफ पहुंचने वाली है तो हमारे पास थीटा 90 डिग्री की तरफ अप्रोच करेगा, BC की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करेगी, और इस कंडीशन में AC और AB इक्वल हो जाएंगे। जो थीटा मैंने लिया है, अगर आप इस थीटा के लिए लिखिएगा फॉर एंगल थीटा, तो बताइए तो परपेंडिकुलर हमारा तो AB हो जाएगा, बेस हमारा BC हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूस हमारा AC हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से साइन 90, क्योंकि थीटा 90 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू P/H से ये कितना लिख सकते हैं, AB बाई हाइपोटेन्यूस क्या है, AC। आप बताइए लिमिटिंग केस में AC और AB इक्वल दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो ये 1 आ गए। तो यहाँ से साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। हम लोग ये कुछ रख सकते हैं। आगे बढ़िए, फिर फर्दर हम लोग आते हैं कॉस 90 डिग्री पर, तो कॉस 90 B/H। अब बताइए बेस, तो यहाँ पर बेस हमारे पास क्या आ गए, BC, और हाइपोटेन्यूस क्या आ गए, AC, B/H से इतने मिल गए। तो BC की वैल्यू कितनी है, 0 की तरफ अप्रोच हो रही है। ज़रा यहाँ देखिए तो ये 0/AC लिखिएगा तो रिज़ल्ट हमारा 0 आ गया। इट मीन्स कॉस 90 इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे हमारे पास कॉस 90 के लिए। तो आप लिख सकते हैं कॉस 90 इज इक्वल टू 0। ये भी एक रिज़ल्ट हमारे पास आ गया। नेक्स्ट अगर हम लोग आएंगे तो नेक्स्ट आइए tan 90, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो आप लिखिए परपेंडिकुलर बाई बेस, और tan 90 के लिए परपेंडिकुलर हो गया AB और बेस हो गया BC। तो आप यहाँ से लिख दीजिए AB बाई BC, तो ये तो AB हो गए। BC बताइए तो BC कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है ना। तो BC की जगह पर 0 रख दीजिए। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइंड चला गया है ना। तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं tan 90 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये हमारे पास रिस्पॉन्स मिलता है। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया, क्या समझ लिया, हम लोगों ने बहुत ही काम की चीज़ समझी। जो इस टेबल में हम लोगों ने ऊपर यूज़ किया था ना 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए, तो 0 डिग्री के लिए भी साइन कॉस और tan को देख लिया, और 90 डिग्री के लिए भी साइन कॉस और tan को देख लिया। ओके, क्लास हमारी रिलेटिवली काफ़ी लंबी हो गई है। अब एक जाते जाते बहुत ही छोटी सी चीज़ मैं आपको सिखा कर जाता हूँ, है ना। एक कॉमन राइट एंगल ट्रायंगल जो हमारे बीच में है, वो कॉमन राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, अगर मैं बात करूँगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाती है हमारी एक ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी एक साइड 3 मीटर, अगली साइड 4 यूनिट और हाइपोटेन्यूस 5 यूनिट है ना। अगर मैंने ये कंसिडर कर लिया तो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से ले लिया, तो देखिए जब प्रोट्रैक्टर की बात करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है एंगल मेजर करने के लिए, सभी लोगों को पता है ये इंस्ट्रूमेंट एंगल मेजर करने के लिए होता है, जिसे हम लोग प्रोट्रैक्टर कहते हैं। ये 0 डिग्री की मार्क है, ये 90 डिग्री की मार्क है, और बीच में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी मार्क्स जो है 90 इक्वल डिवीजन में बटी हुई है, हर एक डिवीजन 1 डिग्री कहलाता है ना। तो जब इसी प्रोट्रैक्टर की मदद से आप इस एंगल को मेजर कीजिएगा ना, तो ये लगभग 53 डिग्री मिलेगा।
और अगर मैं इस एंगल को मेजर करूँगा तो ये 37 डिग्री के अप्रॉक्स आएगा। अगर मैं 37 डिग्री की बात करूँगा फॉर एंगल ऑफ 37 डिग्री, तो बताइए तो यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा। आप जानते हैं ना कि 37 जिस साइड पर बनेगा वो बेस कहलाएगा। परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा 3 मीटर और हाइपोटेन्यूस क्या आ जाएगा 5 मीटर। तो अगर 37 डिग्री के लिए मान लीजिए कि आप साइन लिखते हैं तो साइन 37 डिग्री p/h, परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेन्यूस 5 है। अगर आप cos 37 की बात करेंगे तो ये b/h, बेस आपका 4 मीटर और ये 5, तो 4/5 आ जाएगा। और अगर आप tan 37 की बात कीजिएगा तो ये p/b से ये 3/4 आ गया। तो देखिए ये 37 के लिए साइन cos और tan हम लोगों ने निकाल दिया। इसी तरह से अगर मैं बात करूँगा 53 डिग्री के लिए एंगल के लिए फॉर एंगल ऑफ 53 डिग्री, तो अगर आप इस एंगल की बात कीजिएगा तो मैं साइन 53 अगर लिखता हूँ तो 53 डिग्री के एंगल के लिए परपेंडिकुलर फिगर देखिए तो परपेंडिकुलर आपका 4 मीटर हो जाएगा, बेस आपका 3 मीटर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर 4 मीटर, बेस हमारा क्या आ गया 3 मीटर और हाइपोटेन्यूस तो 5 मीटर दिए गए हैं। साइन 53 डिग्री p/h होता है, तो बताइए साइन 53 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस 4/5 आ गया। अगर मैं cos 53 डिग्री की बात करूँगा तो ये हमारा b/h आ जाएगा। बेस आपका 3 है तो 3/5 लिख सकते हैं और tan 53 डिग्री है तो tan 53 डिग्री p/b आ जाएगा। 53 डिग्री के लिए p आपका 4, बेस हमारा 3, तो ये हमारे पास मिल गए। तो हम लोग यहाँ से 37 डिग्री के लिए और 53 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को भी देख लिया। तो याद रखना है भाई, भूलना नहीं है। एक बार मैं इन अ नटशेल दोनों वैल्यू लिख देता हूँ। जैसे साइन 37 डिग्री ये 3/5, cos 37 डिग्री ये हमारा 4/5 और tan 37 डिग्री ये आ गया 3/4। और उसके बाद 53 डिग्री के लिए साइन 53 डिग्री 4/5, cos 53 डिग्री ये आ जाएगा 3/5 और tan 53 डिग्री ये आ जाएगा 4/3। तो ये रहा हमारा ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही बेसिक क्लास, जिसे हम लोग एज एन इंट्रोडक्शन क्लास भी कंसिडर कर सकते हैं ना। तो इस क्लास में बहुत ही एलिमेंट्री लेवल के आइडिया हमारे दिए गए हैं। ये वो आइडिया हैं जो हम लोगों को क्लास 9th और 10th में सिखाया जाता है। उन्हीं चीज़ों को अभी हम लोगों ने डिस्कशन में लाया है। अगली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री की जो नेक्स्ट लेक्चर मैं अपलोड करूंगा, उस लेक्चर में थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ जानेंगे। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो हम लोगों ने 9th 10th में नहीं पढ़ी थी वो सीधे आपको 11th में सीखना है। वो चीज़ मैं आपको पार्ट 2 में ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में दिखाऊंगा और उम्मीद करता हूँ कि पार्ट 2 हमारा लास्ट ही लेक्चर होगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।